हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के यूनिट नंबर 1 के बारे में। और आज हम लोग यूनिट नंबर 1 के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने वाले हैं। मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी बनवाऊंगा और चीजें एक हद तक है कि मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा बेटा। चलिए, तो आपको समझना भी है, आपको नोट्स भी बनाना है, और साथ ही साथ मेरा प्यारा बच्चा, जब आप पेपर में जाओगे ना तो आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर भी लिखना है। अगर आप खुद से आंसर लिखोगे ना और आप 50 की जगह 40 नंबर भी लेकर आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपने अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश की है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स आपको फ्रीडम देते हैं कि आप क्या करो बेटा, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहला टॉपिक है प्रोसेस एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो बेटा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से बात करना, है ना, मैसेज को शेयर करना, मैसेज को रिसीव करना, इंफॉर्मेशन को देना, इंफॉर्मेशन को लेना। अगर मैं आपसे अभी वीडियो में बात कर रहा हूं, मैं अगर पढ़ा रहा हूं, तो एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं? कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में भाई साहब वन साइडेड नहीं होता है, यहां पे टू साइडेड चीजें होती हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कौन कहलाऊंगा? सेंडर, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरे मैसेज को सुनोगे, मतलब आप कौन हो गए बेटा? आप हो गए रिसीवर। और यहां पर जो मैसेज का फॉर्मेट है वो कैसा है? वो है वीडियो लेक्चर। अगर मैं आपको लेटर लिखता तो वो कौन सा हो जाता मैसेज? वो हो जाता टेक्स्ट मैसेज, है ना। तो यहां पर जो मैसेज का फॉर्म है वो क्या है? वीडियो है। अब एक बात आप समझिएगा, ठीक है, मैं सेंडर हूं, बोलोगे यस सर, आप रिसीवर हो, बीच में क्या है बेटा? बीच में है मैसेज। तो मैं मैसेज को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब मुझे जो आपको बोलना है, मुझे जो आपको पढ़ाना है, मैं उससे रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे इनकोडिंग। अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो, है ना, मैसेज को आप टाइप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? एक तरह से इनकोड कर रहे हो, ठीक है। इनकोड किया, मैसेज तैयार हो गया, और रिसीवर क्या करता है? उस मैसेज को डिकोड करता है। तो यही है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब एक बात आप समझना, हो सकता है कि मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूं और मेरा माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, आवाज में क्या हो जाए बेटा? थोड़ा सा खरारत हो जाए, है ना, आपको सुनने में दिक्कत हो, या तो आप कहीं बैठकर पढ़ रहे हो, है ना, और वहां पर कुछ लोग बकर 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 कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब हमारे वार्तालाप में भाई साहब क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक तरह से बैरियर लग रहा है। तो जो बैरियर लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉइज बोलते हैं। नॉइज का मतलब क्या हुआ? एक तरह से हमारे कम्युनिकेशन को जो रोकता है, जो बैरियर लगाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग नॉइज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। आप इस फिगर को अच्छे से बनाना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब कि अपने वर्ड्स में आपको लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। और अगर वीडियो सक्सेसफुल हुआ तो यूनिट नंबर 2, 3 के लिए भी भाई ट्राई करूंगा, क्योंकि बेसिकली मैं ये टीचर नहीं हूं ना कम्युनिकेशन स्किल्स का, टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूं भाई, बस कर रहा हूं आपकी मोहब्बत में, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक कौन सा है भाई आपकी मोहब्बत में? स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। भाई साहब सिंपल सी बात समझो, बिना कम्युनिकेशन के ये धरती चल ही नहीं सकता, है ना। अगर आपको अपने मम्मी पापा से कुछ मांगना है तो बोल कर ही मांगना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर आपको भगवान से भी कुछ मांगना है तो बोल कर ही मांगना पड़ेगा। तो भैया कम्युनिकेशन हर जगह पर है, चाहे वो आपका सोशल लाइफ हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका रिलीजन ही क्यों ना हो, बिना कम्युनिकेशन का कुछ भी नहीं है। तो भाई स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन तो आप खुद से लिख सकते हो, इसमें किसी टीचर की जरूरत नहीं। भाई साहब कहां कहां है? पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, बिजनेस में, मैनेजमेंट में, इंडस्ट्री में, जहां हर जगह देखो, इंटरनेशनल अफेयर्स देख लो, इवन रिलीजन में भी क्या है? आपका स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन है। क्योंकि भैया बिना बोले तो काम होगा नहीं ना, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आ गया, तो भाई साहब अपने मन से फिर आपको चीजों को लिखना है। चलिए फटाफट से आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, है ना। आगे देखते हैं वीडियो में क्या है। चलिए बेटा, अब देखते हैं रिलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, कि अगर मानकर चलो कम्युनिकेशन का ग्लोबल वर्ल्ड में क्या रिलेवेंस है और मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंस है। आप एक सिंपल सी बात समझना, जैसे मान लो कि मैं मैथ पढ़ाता हूं और बच्चों को समझ में भी आता है, ठीक है। तो मैं मैथ पढ़ाता हूं किसमें बेटा? हिंदी में। तो ये इंडिया के बच्चों को समझ में आता है और बढ़िया बेहतरीन
बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारा कोर्स भी बिक रहा है। अगर मान लो कि मेरा मैथ तो अच्छा ही है, बोलोगे यस सर। अगर मैं इंग्लिश सीख लूं और इंग्लिश सीख कर फिर क्या करूं बेटा, मैथ्स पढ़ाने लग जाऊं, तो भाई साहब ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ इंडिया भी बच्चे मुझसे पढ़ने लग जाए। क्योंकि देखो मैथ्स तो भाई प्रोसेस है ना। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बात समझिए, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, है ना, आप अगर इंडिया में काम कर रहे हो तो आपका काम हिंदी से चल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने कम्युनिकेशन को अच्छा कर लिया तो इंडिया के साथ साथ आप बाहर के क्लाइंट के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप ग्लोबल वर्ल्ड में भी क्या हो जाओगे बेटा, सक्सेसफुल हो जाओगे। इसलिए मेरा प्यारा बच्चा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देता है ना। अमेरिका से कॉल आया, उसने अपना प्रॉब्लम बताया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझ ही नहीं पाया, है ना, भले वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले रिकॉग्नाइज करना जरूरी होता है। तो अगर मान के चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिकॉग्नाइज कर लिया कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, फटाफट से वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और सामने वाले बंदे को बोलेगा भैया आपका प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दिया। तो कहीं ना कहीं बेटा बिजनेस ग्रोथ होता है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो बिजनेस ग्रोथ होता है। ग्लोबल वर्ल्ड में भी आप क्या कर सकते हो बेटा, बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है, ग्लोबली बिजनेस करना है, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंडिया के लोग को आप देखोगे ना दुबई में, तो वो अरबिक भी बोल लेते हैं, है ना, जैसा देश वैसा भेस की भैया हाँ कस्टमर वहां पे ऐसे मिलते हैं, उनको भी वो क्या करते हैं भाई साहब, मतलब ट्रांसलेट करके बता के चीजों को भेज देते हैं। ठीक है, तो भैया इंडिया वाले कुछ भी कर सकते हैं, है ना। बस आप इतना समझ लो भाई कि अगर ग्लोबलाइज्ड वर्ग में आपको जाना है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक क्या है, रिलेवेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, चलो इसमें सबसे पहला क्या है भाई साहब, बिजनेस एंड कॉमर्स। देखो भाई साहब अभी मैंने आपको बोला ना कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप बिजनेस और कॉमर्स बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बेनिफिट क्या है, डिजिटल इंटर कनेक्शन। भाई साहब अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप उससे आश्वासन भी दे पाओगे अमेरिका वाले क्लाइंट को कि सर अगर कोई भी दिक्कत होता है तो हम जूम मीटिंग में कनेक्ट कर लेंगे ना। ये कॉन्फिडेंट देता है आपको। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बच्चों, कल्चरल एक्सचेंज। आप जब बात करोगे उनसे बहुत सारी चीजें आप उनकी सीखोगे और वो भी आपकी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। और उसके बाद आखिरी क्या है, आखिरी क्या है, आखिरा नहीं, डिप्लोमेसी एंड गवर्नेंस। ठीक है, देखो जैसे मान लो जब मोदी जी जाते हैं चाइना, तो ऐसा तो नहीं है मोदी जी को चाइनीज आता है, तो उसके साथ कौन जाता है बेटा, उसके साथ जाता है ट्रांसलेटर, है ना, जो मोदी जी की बात सुन के चाइना वाले को बताएगा और चाइना वाले की बात सुन के वो मोदी जी को बताएगा कि सामने वाला ऐसा बता रहा है। तो भाई साहब देख लो, कम्युनिकेशन एक तरह से जॉब का काम भी कर रहा है ना। अगर आपको बाहर की लैंग्वेजेस आ रही हैं अच्छे से, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको जॉब भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेवेंस कि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बहुत रिलेवेंट हो जाएंगे, है ना। मतलब सिंपल सी बात है ना यार कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपको मल्टी लैंग्वेज आते हैं, तो आप मल्टी कस्टमर को डील कर सकते हो। आप भाई इंडिया में भी काम कर सकते हो, बाहर में भी काम कर सकते हो। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, फटाफट से नोट कीजिए। इंपॉर्टेंस में भी सेम चीज अगर आप लिखोगे ना, देखो यहां पर भी वही है, इकोनॉमिक ग्रोथ और बिजनेस ऑपरेशंस आप कर सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंस में भी आप वही लिख दो जो रिलेवेंस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहां पे भी देखो इंटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखते हो ना, तो ये रिलेवेंस में भी काम करेगा ये पॉइंट्स, और आपके इंपॉर्टेंस में भी काम करेगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए और इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी वही है, वर्कफोर्स मैनेजमेंट, डिजिटल इंटीग्रेशन, वही सारी चीजें हैं बेटा जो मैंने आपको बोला ना कि डिजिटली आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों से। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया भी, है ना, और वहां से मेरा प्यारा बच्चा अपने बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ वर्कफोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कम्युनिकेट अच्छा करते हो तो अगर कुछ भी इवेंट होता है, कहीं पर भी ऐसा लगता है कि नहीं लोगों की जरूरत है, तो आप उनके लिए रहोगे कि यार इस बंदे को इंडिया से बुला लेते हैं क्योंकि ये जो बंदा है इसकी इंग्लिश अच्छी है, इसका कम्युनिकेशन अच्छा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी क्या होता है बेटा, इसका बहुत हेल्प होता है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप मैनेजमेंट के साथ या तो कस्टमर्स के साथ डील करके चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है ना, तो अगर रिलेवेंस और इंपॉर्टेंस आता है तो जो बातें मैंने आपको बताई उसी को रिलेट करके आपको क्या करना है, वहां पर अपना आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। क्या है टॉपिक,
चलिए बेटा आगे बात करते हैं फॉर्म्स टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो भाई साहब, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो आप बहुत मतलब शुरू से पढ़ते आ रहे हो यार, है ना। अगर आप किसी से लिखकर बात करते हो तो वो रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा। जैसे आप मुझे देख रहे हो तो ये विजुअल कम्युनिकेशन, आप देख कर क्या कर रहे हो बेटा, कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप कोई गाना सुन रहे हो तो वो लिसनिंग कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर आप किसी से फेस टू फेस बात करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी से इशारों में बात करते हैं तो वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलकर आप फेस टू फेस कर रहे हो वर्बल कम्युनिकेशन, इशारों में अगर आप बात कर रहे हो तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका रिटन कम्युनिकेशन अगर आप लिखकर बात करते हो, और विजुअल कम्युनिकेशन अगर आप देखकर, जैसे अभी आप वीडियो देखकर सीख रहे हो तो ये आपका विजुअल कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर आप संगीत सुन रहे हो तो मतलब ये आपका हो गया लिसनिंग कम्युनिकेशन। इसको नोट कर लो। और भैया अगर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आया, हेडिंग आपको याद रखना, इसके अंदर के बॉडी को भैया आपको खुद से लिखना। मैं फिर से बोल रहा हूं, और हर एक बच्चा मेरा ये कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा गलती होगा लेकिन चलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रोल ऑफ यूनिटी, ब्रेविटी एंड मेरे प्यारे बच्चों क्लैरिटी इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब एक बात आप समझना, कम्युनिकेशन में यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ब्रेविटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, और साथ ही साथ क्लैरिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप एक सिंपल सी बात समझना कि जो बातें अगर मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको समझ में ना आए तो क्या होगा, आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो आप खुद सोचो कि अगर मैं चीजों को क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, अगर क्लैरिटी नहीं है तो भाई वहां पर दिक्कत तो होता ही है। तो आप समझो कि क्लैरिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि चीजों का क्लियर होना, है ना। अगर इस सब्जेक्ट की बात ना करें, मैथ की भी बात करें भाई साहब, तो अगर मैं मैथ आपको समझा रहा हूं और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं है, तो इंपैक्ट आपके रिजल्ट पे भी पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा ब्रेविटी का। ब्रेविटी का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, अगर मैं उसी टॉपिक पे बात करूं तो आपके लिए फायदा रहेगा। अगर मैं अभी आपसे ये बात करने लग जाऊं कि भाई कैसे हो, कल क्या खाए थे, कहीं ना कहीं आपका क्या है, नुकसान है। तो कम्युनिकेशन में मेरे प्यारे बच्चों ब्रेविटी का भी होना बहुत जरूरी। ब्रेविटी क्या बताता है हमें, ब्रेविटी हमें ये बताता है कि भाई साहब काम की बातें करो, फालतू का मत बोलो, सब्सक्राइब करो, फलान दिमाग फलान दिमाग फलान दिमाग। ठीक है, ये हुआ ब्रेविटी का मतलब। और उसके बाद आता है आपका यूनिटी। यूनिटी क्या बताता है, यूनिटी बताता है भाई आपको फोकस रखना है, जो आपका एम है, जो आपका मैसेज है, उस पर आपको क्या रहना है बेटा, फोकस रहना है ना। अगर आपने आज हिम्मत करा है कि पापा से 500 रुपए मांगना है, तो मतलब फोकस करना, पापा से 500 रुपए मांगना है। बातचीत करते वहां पापा से बढ़िया ना, 500 डर लग रहा, 500 रुपए डाल दो, तो फोकस पे भैया, मतलब आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए, तो कम्युनिकेशन में अगर आप फोकस कर रहे हैं तो वो यूनिटी कहलाता है। और अगर आप फोकस करते हो किसी मैसेज में तो इससे क्या होता है बेटा, कंफ्यूजन घटता है, और साथ ही साथ जो आपका पर्पस है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आप एकदम क्लियर, जैसे मैं एकदम क्लियर हूं कि मुझे आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन में पास करवाना है, इसलिए वीडियो छोटा बना रहा हूं, इधर उधर की बातें कम कर रहा हूं, है ना। वरना 1 यूनिट का वीडियो यार 20-25 मिनट में थोड़ी बनता। ठीक है, तो मुझे फोकस पता कि बच्चों को पास करवाना है भाई साहब, है ना। इसलिए देखो एक ही वीडियो में मैं सारी चीजें आपको डिस्कस करके दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, ब्रेविटी मतलब क्या होता है बेटा, कंसाइजनेस, कि यहां पर आपको मुझे समय बताना, जैसे समय बचेगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा बेटा, आपका अच्छा होगा। कम, अगर मान के चलो कम समय में कोई चीज अचीव की जाए बेटा, तो उसका इंपैक्ट तो अच्छा होता है ना। तो ब्रेविटी का मतलब क्या हो, एक तरह से आपका समय बचाना। समय कब बचेगा, जब हम लोग फालतू की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए। एंड क्लैरिटी मैंने आपको समझा दिया। तो अगर ये तीनों आपके अंदर हैं तो इसके एप्लीकेशंस कहां पर होंगे बेटा, रिटन कम्युनिकेशन, कि जब आप किसी को ईमेल लिखोगे तो आप एकदम फोकस रहोगे कि नहीं भाई मुझे फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, जो आपका एम है आपको उसी के बारे में लिखना है। ठीक है, तो एम आपको कौन बताता है, यूनिटी बताता है कि भाई साहब आपको जो भी आप कम्युनिकेट करो एकदम अपने मैसेज पे, अपने टॉपिक पे क्या करो बेटा, फोकस करके लिखो। ब्रेविटी क्या बताता है भाई साहब कि भाई फालतू की बातें नहीं लिखना, आप सामने वाले का समय भी बचाओ। ठीक है, और क्लैरिटी आपको देना है भाई साहब कि आप चाहते क्या हो, कंफ्यूजन में नहीं करे यार हम तो ये पापा से 500 मांगना मतलब मांग लो। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये तीन चीजें हैं तो इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, रिटन कम्युनिकेशन में, साथ ही साथ वर्बल कम्युनिकेशन में। आप अगर मीटिंग में बैठे हो, आपका उद्देश्य क्लियर है,
तो भाई मीटिंग अपने आप छोटा हो जाएगा। आप इधर उधर की बातें अगर नहीं कर रहे हो तो आपका एम है भाई सेल क्यों नहीं बढ़ा, सेल बढ़ाना है हमें। अगर टॉपिक यही है कि भाई सेल्स कम हो रहे हैं, सेल्स बढ़ाना है, तो अगर मीटिंग में आप उसी के बारे में बात करोगे तो मीटिंग कम समय में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका समय बचता है भाई साहब तो स्टाफ का भी तो समय बचेगा, उसका इम्पैक्ट आपको बिजनेस पे दिखेगा। ठीक है, साथ ही साथ बेटा डिजिटल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, पहले तो ज्यादा करता था, अभी तो फ्री हो गया है ना। पहले पैसे लगते थे बात करने में, तब वहां पे बहुत हाँ पहले पैसे लगते थे तो सही था भाई, एकदम क्लैरिटी बात होती है। हाँ पापा खैरियत है, हाँ 500 रुपये लगा दीजिएगा, ठीक है हो गया एकदम। इसमें यूनिटी भी है, ब्रेविटी भी है और क्लैरिटी भी है जब पुराने जमाने में पैसा वैसा खत्म होता था है ना, और या तो मान के चलो अभी फ्री ना हो, आपके कॉल के पैसे कटने लग जाए, तो एकदम आप एकदम तीनों चीजें आपके अंदर आ जाएगी, यूनिटी भी आ जाएगी, ब्रेविटी भी आ जाएगी, क्लैरिटी भी आ जाएगी। लेकिन खैर अब तो खैर पैसा लग नहीं रहा है, इसलिए तीनों चीजें क्या हो जा रही है, थोड़ा सा मिस हो जा रही है। ठीक है, चलिए तो अगर वीडियो अच्छा परफॉर्म करता है तो नो डाउट यूनिट 2 भी मैं पढ़ाऊंगा। अगर यूनिट 2 अच्छा परफॉर्म करेगा तो यूनिट 3 ऐसी थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें करके है ना, थोड़ा बहुत समझाना चलता है यार। ठीक है, चलिए तो अपन ने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। कैसे हैं आप लोग? होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन यूनिट नंबर 2 के बारे में, और लगभग यहाँ पे सारे टॉपिक्स हम लोग कवर अप करने वाले हैं। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो बेटा एक बात आप समझ, जो बातें मैं आपसे बोल कर रहा हूं, ठीक है, या मैं आपसे लिख कर करूं, तो वो होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। और अगर कुछ बातें जैसे मैं अभी बोल दूं बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं, मैं अपने गेस्चर से है ना, मैं अपने मूवमेंट से मैं आपको इशारे करके समझा रहा हूं। तो जब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इशारे करते हैं है ना, बोलते नहीं है, तो वैसे कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं बेटा, वैसे कम्युनिकेशन को हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका आई कांटेक्ट भी होता है ना, फिजिकल मूवमेंट्स भी मेरे प्यारे बच्चों होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें देख लीजिए बेटा, दोनों का डिफरेंस एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, तो आप इसको अच्छे से पहले नोट करो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपसे पूछता है वर्बल कम्युनिकेशन तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिख देने। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख देना। और अगर डिफरेंस पूछ दिया तो भाई साहब दोनों लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो वर्बल कम्युनिकेशन एक तरह से इजी भी है, आप अगर खुद भी सोचोगे तो मैं आपसे बोल रहा हूं आप समझ जाओगे, तो ये थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड होता है। लेकिन जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसे इशारे जो आपको समझ में ना आए। और बेटा देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या एक लिमिटेशन है, मैं कुछ चीजें ही हैं जो आपको गेस्चर से समझा सकता हूँ, चुप हो जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, है ना, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, है ना। देखो बेटा ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो कि आप परेड करवा रहे हो, या तो आप टीम में मतलब मान के चलो क्रिकेट मैच होता है, तो वहां पे देखना कि भाई जा जाके तो नहीं बोला जा सकता, तो वहां पे पूरी फील्डिंग को सेट किया जाता है गेस्चर से, है ना, कि आप सामने आ जाओ, आप पीछे चले जाओ, आप ऐसे घसक जाओ। तो वो सारे जो कम्युनिकेशन होते हैं जो फील्ड पर आप देखते हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि ग्राउंड में आवाज लगाकर बोलना, या तो जा जाके समझाना कि तुम थोड़ा आगे हो जाओ, तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, तुम अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहे हो, है ना, एग्रेशंस दिखाना, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर आते हैं। इसको आप क्या कीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलो उसके बाद क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला होता है बॉडी लैंग्वेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, काइनेसिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेसिक्स बोलते हैं। ये आपके बॉडी लैंग्वेज का है बेटा, कि आपका जो मूवमेंट है, गेस्चर, उससे आप चीजों को समझा रहे हो, है ना, उसे क्या बोला जाता है, काइनेसिक्स बोला जाता है। उसके बाद बेटा फेशियल एक्सप्रेशन, कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है ना, कि आप सामने वाले के बातों से आप नाराज हो, खुश हो, एग्री हो या नहीं हो, है ना। तो कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम लोग ये बता सकते हैं कि हम एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया बेटा, एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद क्या है बेटा, स्पेस, अगर आप किसी से दूरी बना रहे हो, है ना, तो ये भी एक तरह से मैसेज जाता है कि भाई अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर आप किसी चीज से दूरी बना रहे हो, है ना, तो ये भी एक तरह से मानकर चलो मेरा प्यारा बच्चा, ये संकेत हुआ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ही आएगा कि मैं अब आपको लाइक नहीं कर रहा, तो मेरी आपको जरूरत अभी नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, आई गेस, आई से मतलब क्या, आई कांटेक्ट करना। ठीक है, आई कांटेक्ट से भी क्या होता है, कभी कभी कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे होते हैं, आप किसी से आई कांटेक्ट करो,
ठीक है, बैठ जाओ, कोई किसी को देख के ऐसे मत रुको। तो आई कांटेक्ट से भी क्या होता है बच्चों, कम्युनिकेशंस होते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद टच से भी कम्युनिकेशन एक तरह से होता है ना। जैसे जो इनकी मतलब जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, तो उनके लिए बेटा ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है। टच से ही सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, चीजों को महसूस कर सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फटाफट से नोट कर लो, एग्जाम्स में आता है भाई साहब। एग्जाम्स में आता है। और बाकी मैं बकायदा आपको डेफिनेशंस लिखवा दे रहा हूं, ताकि कोई ऐसा बच्चा है जो हिंदी मीडियम से है तो वर्ड्स जरूरी है ना। बाकी आपको जो भी यहाँ पे मान के चलो हेडिंग्स है, उनको आपको अच्छे से याद रखना। बाकी आप अपने वर्ड्स में लिखोगे तो उससे ज्यादा मुझे खुशी होगी आपके लिए। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत मेहनत आपके लिए हम भी कर ले रहे हैं। इसके बाद क्या है बेटा, बैरियर टू कम्युनिकेशन। देखो बेटा, बैरियर टू कम्युनिकेशन सिंपल सी बात है कि अगर आपसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, आपसे मैं बात कर रहा हूं, और कोई ऐसी चीज जो रुकावट पैदा कर रही आपके कम्युनिकेशन में, कोई रुकावट पैदा कर रही, मैंने वहां पे आपको बताया था ना, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में जो नॉइज था वो एक तरह से किसका काम कर रहा था, बैरियर का काम कर रहा था। तो बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला क्या है बेटा, फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर। अब जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज उतनी तेज नहीं निकल रही है, ठीक है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो ये तरह समझ लो एक तरह से ये आपका फिजिकल बैरियर है ना। मैकेनिकल बैरियर क्या हो सकता है, ये माइक खराब हो जाए और उसके बाद अगर मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाले तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो अगर आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है भाई साहब, तो सामने वाला समझेगा कैसे। तो ये वाला जो बैरियर है जिसके वजह से मान के चलो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर। जिसमें क्या हो रहा है बेटा, मानकर चलो अगर माइक खराब हो गया या तो मैं धीरे बोल रहा हूं, सामने वाले तक बात नहीं पहुंच पा रही, तो आपका क्या होगा बेटा, ये फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, सेमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मिसअंडरस्टैंड लैंग्वेज। जैसे मान लो कोई ऐसा लैंग्वेज है जो मैं बोल रहा हूं सामने वाला समझ नहीं पा रहा, तो वो भी एक तरह से बैरियर ही होगा बेटा, कि मैं जो बोल रहा हूं वो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक तरह का कम्युनिकेशन बैरियर ही होगा। उसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर। अब जैसे मान लो कोई ऐसा इंसान है जो टेंशन में, जो स्ट्रेस में है, आप उसे जब बोलोगे ना तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है बेटा, परेशान है ना। वो ऑलरेडी क्या है बेटा, परेशान है, इमोशनली भी हो सकता है वो स्ट्रेस में है, तो उससे कम्युनिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाता है। एक फ्रेश माइंड जितने अच्छे से आपको सुनोगे ना, उतना स्ट्रेस वाला बंदा नहीं सुन पाएगा। तो इसको भी हम लोग मान के चलो बैरियर के अंदर ही लेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बेटा, कल्चरल बैरियर। अब जैसे कल्चरल बैरियर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप किसी ऐसे इवेंट में गए हैं, ठीक है, और मान के चलो आप नॉर्थ इंडिया के, आप साउथ इंडिया के किसी ऐसे इवेंट में गए जो आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो वहां पे आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, जहां पे जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके साथ आप मैच नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी क्या एक तरह का बैरियर ही है, क्योंकि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, कल्चरल बैरियर है। ठीक है, तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप फटाफट से नोट करो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। जैसे मानकर चलो आपके अंदर बहुत नॉलेज है, लेकिन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के मतलब मान के चलो दबाव में हो या तो कॉन्ट्रैक्ट में हो कि भाई आप दूसरे को ये सारी बातें नहीं बता सकते, तो ये भी किसके अंदर आएगा, बैरियर के अंदर ही आएगा, कि आप अपने इंफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के लिए यूज कर सकते हो, इस इंफॉर्मेशन को आप दूसरे कंपनी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ना आप बात कर सकते हो। ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। जैसे आप देखना, जब क्रिकेट का मैच होता है तो कोई भी खिलाड़ी फोन पे बात नहीं कर सकता, तो वो किसके अंदर आएगा बेटा, वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर आएगा, क्योंकि वहां पे नियम है कि लाइव मैच के थ्रू आप किसी से बात नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है परसेप्चुअल एंड पर्सनल बैरियर। भाई इसमें आप खुद भी लिख सकते हो कि आप समझना ही नहीं चाहते हो, आपको किसी ऐसे काम के लिए लाया गया है, ठीक है, आप उसका आपको मन ही नहीं है, तो आप भाई उतने अच्छे से सुनोगे ही नहीं। ठीक है, आपको जबरदस्ती कर पापा भेज देते कि जाओ अंकल के पास सुनो थोड़ा, अंकल क्या कह रहा है, आपको सुनना ही नहीं है, आपको मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो वो फिर पर्सनल होगा कि आपकी इच्छा ही नहीं है भाई साहब सुनने की, तो वो भी एक किसी तरह से मान के चलो वो बैरियर के अंदर ही आता है। ठीक है, चलो इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए भैया, फटाफट नोट वोट करवा रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, है ना, मतलब ऐसा कुछ मैं झंडा गाड़ने वाला काम नहीं कर रहा हूँ कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं है। चलो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, देखो बेटा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या हो गया, ये दो लोगों के बीच में होता है, जहां पे बातें भी होती हैं और इमोशंस भी होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया,
है ना, कुछ बातें बोलकर, कुछ बातें इमोशनली समझाई जाती हैं, कुछ जब झगड़ा होता है तो कुछ मतलब जब झगड़ा होता है तो वाइफ बोलना बंद कर देती है। ठीक है, तो यहां पर जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, आप बोल भी रहे हो और वहां पे इमोशनली भी क्या चीजें क्या हो रही है बेटा, अटैच हैं, या तो इमोशनली भी आप वहां पे क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो किसके अंदर आता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बीच में। कि ये पहली बात तो पर्सनल भी है और साथ ही साथ क्या है बेटा, इंटर का मतलब क्या हो कि दो लोगों के बीच की बात। ठीक है, चलिए तो इसको आप लिखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इमोशंस भी मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करते होगे, प्यार से बात करते होगे, बाल बाल झाड़ कर जाते होगे मिलने के लिए। ठीक है, चलो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं लिसनिंग, परसेप्शन एंड नेगोशिएशन। देखो बेटा, लिसनिंग का मतलब क्या हुआ कि आप चीजों को अच्छे से सुन रहे हो, कंसंट्रेट करके अगर सुनते हो तो वो एक गुड लिसनिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा प्यारा बच्चा, उसके बाद है परसुएशन। देखो परसुएशन मतलब क्या कि अगर आप अपनी बात सामने वाले के सामने रखते हो, है ना, जैसे कोई आइडिया से मैं ये लेक्चर आपके सामने रख रहा हूं तो एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं परसुएशन कर रहा हूं कि मैं अपनी बात जो मुझे आता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, परसुएशन बोलेंगे। तीसरा यहां पर क्या है, निगोशिएशन। अब देखो निगोशिएशन का मतलब समझना, जैसे मेरे पास बच्चे का कॉल आता है कि सर आपका कोर्स 500 रुपए का है। पहली बात तो ये जो निगोशिएशन है ना बेटा, ये आपका एक बिजनेस वर्ड है ना, कम्युनिकेशन के अंदर ये एक बिजनेस वर्ड की तरह कहलाता है बेटा। निगोशिएशन का मतलब ये हुआ कि जब आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को मनवाना चाहते हो, जैसे मेरा कोर्स 500 रुपए का है तो एक बच्चा नेगोशिएट करेगा कि नहीं यार 500 रुपए से ज्यादा, मैं 10 बच्चे लाकर दे रहा हूं, आप क्या करो 500 की जगह 400 रुपए कर दो। तो एक तरह का यहाँ पे कंडीशन रखा जा रहा है ना, एक तरह से क्या किया जा रहा है बेटा, कंडीशन रखा जा रहा है। नेगोशिएशन हम लोग शुरू से करते हुए आए हैं। आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो आप बोलते हो भैया हमेशा यहीं से तो लेके जाते हैं, आप हमें दे दो, इतने कम में दे दो, ये दे दो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बात को सामने वाले को मनवा रहे हैं। ठीक है, और जनरली यहां पर ये कब होता है बेटा, बिजनेस टर्म्स में ये ज्यादा यूज होता है, कौन, नेगोशिएशन। ठीक है, इसको भी आप फटाफट से नोट करो। चलिए बेटा, अब बात करते हैं कम्युनिकेटिंग बैड न्यूज। भाई साहब, कम्युनिकेटिंग बैड न्यूज का मतलब क्या है, किसी के बारे में गलत बोलना या गलत अफवाह फैलाना। ये क्या होता है बेटा, कम्युनिकेटिंग बैड न्यूज, है ना। चलिए, तो आज के डेट में बैड न्यूज मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे मानकर चलो मैं किसी की बुराई कर रहा हूं कि यार सामने वाले के सामान मत लेना, कोई दुकान है वो मुझे पसंद नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, अरे यार इस दुकान से तो सामान मत लेना, ये दुकान का सामान, ये जो बुके पुराना होता है, महंगा मिलता है। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया बेटा, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं बैड न्यूज, है ना, उस दुकान के बारे में। और जब मैं उस दुकान के बारे में बैड न्यूज बताऊंगा तो सबसे पहले भाई कि मैं क्या रहूंगा, डायरेक्ट और कंसाइज रहूंगा कि भाई वहां से तो मत लो, तुम तो एकदम एकदम अपन कंफर्म है, वहां से तुम मत लो, वहां पे सामान अच्छा नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि भाई इनडायरेक्टली बोलते हैं कि अरे यार अभी तो 10 लोगों ने खरीदा था, बोल रहे थे कि बहुत महंगा है और बुक की क्वालिटी भी अच्छी नहीं। तो यहां पर हमने क्या किया, थोड़ा इनडायरेक्ट सोर्स भी यूज करा, है ना। जब भी हम लोग बैड न्यूज फैलाते हैं बेटा तो वहां पे सोर्स हम लोग इनडायरेक्ट ही रखते हैं कि अगर कल दिन इंक्वायरी हुआ तो हम बच सकेंगे कि सर हमें तो सूत्रों से पता चला, हमें तो इससे पता चला, हमें तो उससे पता चला। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बता रहा हूं बेटा, ये क्या है, आपका की प्रिंसिपल फॉर डिलीवरिंग बैड न्यूज है कि अगर आपको गलत अफवाह या तो गलत खबर फैलानी है तो इसके भी कुछ क्या होते हैं बेटा, सिद्धांत होते हैं। ठीक है, चलो, सो एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, सामने वाले के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी दिखाना ताकि वो आप जिससे बोल रहे हो, है ना, आपकी खुन्नस ना दिखे कि अरे यार बुक वाले से तो उसकी दुश्मनी तभी ऐसा बोल रहा है। इसलिए थोड़ा सा अपन को बुक वाले को रिस्पेक्ट भी देना कि नहीं यार, सामने वाले को पता ना चले कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बैड न्यूज को कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्स में आ जाता है, इसको भी क्या करो आप नोट कर लो। ठीक है, चले, मेरे हिसाब से इतने टॉपिक्स थे। एक आपका ग्लोबल वाला टॉपिक था, तो ग्लोबल वाला टॉपिक मैंने यूनिट 1 में पढ़ाया था, उसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको सब हेडिंग्स को अच्छे से याद रखना है, चीजों को समझते हुए चलना है। तब तक अपन ने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। अगर वीडियो में व्यूज अच्छे जाएंगे तो यूनिट 3 में बनाऊंगा, अदरवाइज यहीं तक अपना रास्ता रहेगा। ठीक है, अपना सफर यहीं तक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग, गए हो बहुत अच्छे होंगे।
मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग टेक्निकल कम्युनिकेशन के यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में पूरा यूनिट 3 कवर होगा। और एक बात आप समझना, यूनिट 3 जो है ना बेटा, ये आपके कॉमन सेंस के ऊपर है। आपको ज्यादा याद नहीं करना, चीजों को समझना है और समझकर जाकर एग्जाम में लिखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप रटकर 7 में 7 लाते हो या आप समझकर 5 लाते हो तो मेरे लिए 5 सबसे ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा आपको क्या करना है बच्चों, समझने पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक जो था बेटा वो था ट्रेड्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। अब देखो बेटा, ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड्स का मतलब होता है फीचर्स। इसी को आप क्वालिटी भी बोल सकते हो और आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ट्रेड्स के ये 3 मतलब होते हैं। मतलब एक तरह से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग हमें बताना है। ठीक है, देखो बेटा, आप टेक्निकल राइटिंग करो या आप कोई नॉर्मल राइटिंग करो, ठीक है, सबसे पहली चीज जो है बेटा वो है आपका क्लैरिटी, कि आप जो लिखना चाह रहे हो आप क्या उसमें क्लियर हो या नहीं हो। ठीक है, तो टेक्निकल राइटिंग में जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेटा वो होता है क्लैरिटी, कि आप जिस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो क्या आप क्लियर हो या नहीं। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा टॉपिक क्या आता है उसमें, कॉन्साइजनेस। कॉन्साइजनेस का मतलब मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि भाई आपको अपनी बात रखनी है डायरेक्ट, कम से कम शब्दों में, है ना। ये नहीं बस अपन इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो काम की बातें अपन सिर्फ वही करेंगे, क्योंकि यहाँ टेक्निकल राइटिंग हो, बिजनेस राइटिंग हो, हम लोग यहाँ पर मतलब हाल चाल ये सब नहीं, कैसे फलान दिमाग कुछ भी नहीं, हम लोग अपनी काम के बारे में बात करेंगे। ज्यादा थैंक यू करने की भी जरूरत यहाँ पर आपको नहीं। ठीक है, चलिए थर्ड उसके बाद क्या है बेटा, एक्यूरेसी, है ना। आप जो लिख रहे हो उसमें आपको एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए चौथा क्या, ऑडियंस रिकॉग्नाइजेशन। आप अगर कुछ लिख रहे हो तो सामने वाले को भी रिकॉग्नाइज आपको करना पड़ेगा, है ना। अगर आपके साथ पूरा टीम है ना और आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, है ना, और फाइनल अगर आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो बेटा, तो आपको आपके जो मेंबर्स हैं उनका भी रिकॉग्नाइजेशन को कंसीडर करना पड़ेगा, तभी जाकर एक अच्छा टेक्निकल राइटिंग बनेगा, है ना। आप सोचोगे मैं खुद में कर लूं, तो ऐसा नहीं, आपको सबको क्या देना पड़ेगा बच्चों, इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक, कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद विजुअल एलिमेंट्स, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। विजुअल एलिमेंट्स मतलब क्या, कि जब भी आपको टेक्निकल राइटिंग बनाओ तो पिक्चर्स वगैरह का यूज करो, है ना। टेक्निकल राइटिंग में रिपोर्ट्स वगैरह भी होता है, तो वहां पर क्या करेंगे बेटा, हम लोग पिक्चर्स का यूज करेंगे ताकि आप अच्छे से चीजों को समझा पाओ, है ना। आपका जो रिपोर्ट है वो अच्छा बन पाए। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं विजुअल एलिमेंट्स। मतलब यहां पर डायग्राम हो गया या तो पिक्चर वगैरह का यूज करना हो गया। ठीक है, तो आप सीधे 5 पॉइंट करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो। ठीक है, चलिए भैया फटाफट से लिखिए, टाइम कम काम ज्यादा करना भाई साहब। ठीक है, चलो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग। देखो भाई साहब यहां पे भी सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग में सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, क्लैरिटी एंड कॉन्साइजनेस, जो भैया आपको इससे पहले मैंने बता दिया। उसके बाद क्या बेटा, प्रोफेशनल टोन एंड लैंग्वेज। आप जब भी बिजनेस राइटिंग लिखोगे तो उसमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ये नहीं कि आप कैसे हैं, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, मैं आपका बहुत आभारी हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। एकदम प्रोफेशनल टोन होना चाहिए। ठीक है, कि आपको जो काम है आप मुद्दे की बात करोगे, तो जब भी आप बिजनेस राइटिंग करोगे बेटा तो वहां पर प्रोफेशनल टोन को मैनेज करना और प्रोफेशनल लैंग्वेज को मैनेज करना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका मैसेज उसको आपको अच्छे से स्ट्रक्चर करना है ताकि सामने वाला आपका जो भी बात है, जो भी मैसेज है वो अच्छे से समझ पाए। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बेटा, फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट। जब भी आप बिजनेस राइटिंग करो, है ना, हर लेटर राइटिंग के बाद या तो हर ऑब्जेक्टिव के बाद आपको क्या करना चाहिए बेटा, फीडबैक लेना चाहिए, क्योंकि फीडबैक से क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है ना। फीडबैक से क्या होता है बेटा, इंप्रूवमेंट होता है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग। तो यहां पर मैंने आपको सिर्फ हेडिंग बताया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप हेडिंग लिखोगे, इसको खुद से 2-3 वर्ड मतलब 2-3 लाइन में क्या करोगे बेटा, एक्सप्लेन करोगे। इस वाले को भी 2-3 लाइन में करोगे, इस वाले को भी 2-3 लाइन में करोगे एक्सप्लेन, और इस वाले को भी 2-3 लाइन में करोगे। लेकिन इतना समझना कि अगर हेडिंग सही है तो 2-3 लाइन कोई नहीं पढ़ता। तो आप अपने आप को तो फ्रीडम दे, जो आप समझ पा रहे हो उसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चलिए इसको भी फटाफट नोट कीजिए। चलिए बेटा, स्टाइल ऑफ राइटिंग, है ना। देखो बेटा, स्टाइल ऑफ राइटिंग सबसे पहले इस चीज पे डिपेंड करता है
कि आप लिख क्या रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो यहां पर आप देखो फिगर को, जब आप देखोगे सबसे पहले तो ऑफिशियल पर्पस हो गया कि आप ऑफिशियल पर्पस के लिए लिख रहे हो, जैसे कि रिपोर्ट हो गया, प्रपोजल हो गया, रिज्यूम हो गया, कवर हो गया, लेटर हो गया, ये हो गया आपका ऑफिशियल पर्पस के लिए। उसके बाद आपका रिसर्च पर्पस। रिसर्च पर्पस मतलब क्या होता है बेटा, जो थीसिस वगैरह होता है ना, जो मान पीएचडी करते हैं, जो एमटेक करते हैं, वो थीसिस वगैरह सबमिट करते हैं, देखो है ना, रिसर्च पेपर, जिसको हम लोग थीसिस वर्क भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है बेटा, आपका टीचिंग पर्पस। जैसे मैं अगर कुछ नोट्स बनाऊंगा तो वो किसके लिए होगा बेटा, टीचिंग पर्पस के लिए होगा। तो जब आप ऑफिशियल पर्पस के लिए चीजों को यूज करोगे तो वहां पर आपका होगा इंफॉर्मेटिव स्टाइल कॉमा परसुएसिव स्टाइल। इसको आप प्लीज याद कर लेना कि आपके ऑफिशियल पर्पस के लिए ये वाला स्टाइल काम करता है, रिसर्च पर्पस के लिए आपका इंफॉर्मेटिव स्टाइल जो है बेटा वो काम करता है, और साथ ही साथ टीचिंग पर्पस के लिए इंफॉर्मेटिव के साथ साथ इंस्ट्रक्शनल स्टाइल भी क्या करता है बेटा, काम करता है। जहां पे थोड़ा सा जैसे मान के चलो यहां पर मैंने फिगर लिया है जिसमें थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस लिखे हो, ठीक है। तो प्लीज इन स्टाइल्स को आप याद कर लेना, क्योंकि इनके बिना जो आपका आंसर है वो अधूरा है। अगर आप फिगर बना दोगे तो अच्छी बात है, और फिगर बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो मजा आ जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। फिगर बना दोगे, उसके बाद अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दोगे, आपका काम मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है खजाने में। राइटिंग मेमोस। मेमोस मतलब क्या हो गया बेटा, सिंपली समझो, ये एक तरह का नोटिस हो गया। अब जैसे 10 बजे मीटिंग है, मैं मैनेजर हूं, मैं क्या हूं, मैनेजर हूं, और मैंने अपने प्यून को बोला कि भाई साहब 10 बजे कल मीटिंग है। तो भाई भैया प्यून ऐसा थोड़ा ना सबको जा जाके बोलेगा, नहीं, वो क्या करेगा भाई साहब, ऑफिस के नोटिस बोर्ड में मेमो लगा देगा कि भैया कल आपका मीटिंग है 10 बजे। क्योंकि अगर रिटेन में वो नहीं लगाता है और अगर वो 1 बाय 1 सबको बोल रहा है तो हो सकता है कोई एब्सेंट होगा तो वो छूट जाएगा, या तो बोलेगा सर ध्यान में नहीं था। तो ऑफिस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप अगर देखोगे ना तो आप जब कॉलेज जाते हो तो वहां पर क्या होता है बेटा, आपका एक शेड्यूल बना हुआ रहता है, एक तरह से रूटीन बना हुआ रहता है। पहला लेक्चर इसका होगा, दूसरा लेक्चर इसका होगा, तीसरा लेक्चर इसका होगा। वो भी एक तरह के मेमोस के कैटेगरी में ही आता है कि जो चीजें हैं उसको अपन क्या कर रहे हैं बेटा, फिक्स कर रहे हैं, लेकिन ओरली नहीं, लिख कर, ठीक है। चलो तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मेमोस है, इसको फटाफट से आप नोट कर लो। मेमोस मतलब क्या, मेमोस मतलब नोटिस, कि अगर कुछ इवेंट होने वाला है या कुछ मीटिंग वगैरह है तो आप उसको क्या करोगे बेटा, लिख कर, या तो आप सबको व्हाट्सएप भी कर सकते हो या नोटिस बोर्ड में चिपका भी सकते हो। ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस टाइप की है, ठीक है ना। चलो आजकल तो सारे काम व्हाट्सएप पे ही हो रहे। चलो बेटा अब बात करते हैं रिपोर्ट्स एंड टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है भैया। चलो रिपोर्ट्स मतलब क्या होगा बेटा, इस बात को आप समझना। जैसे मान लो अभी बन रहा है भोपाल में मेट्रो, बोलोगे ठीक है सर, चलिए। तो देखो यार, कभी भी कोई चीज बनने से पहले, है ना, ऐसा नहीं कि तुरंत वो चीज डायरेक्ट बन जाता है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन होने के बाद क्या बनता है बेटा, ऑब्जर्वेशन होने के बाद बनता है रिपोर्ट, ठीक है। तो इसको टेक्निकल में क्या बोला जाता है बेटा, टेक्निकल कम्युनिकेशन में इसको बोला जाता है रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें सारी चीजें क्या होती है बेटा, ऑब्जर्व करके आउटकम लिखा जाता है कि भैया अगर भोपाल में मेट्रो बन रहा है तो कहां पर स्टॉपेज होना चाहिए, कहां पर स्टॉपेज नहीं होना चाहिए, कौन से रूट पे चलाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट सबमिट होता है ना बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं, है ना। वो बार बार चिल्ला चिल्ला के 10 लोगों को नहीं बताएगा कि यहां से मेट्रो चलाओ, यहां से मेट्रो, वो रिपोर्ट बना देगा। आपको जिसको जिसको देना है भैया वो आप क्या करो, दे दो, ठीक है। चलिए और एक बात समझो, जैसे आपका जब रिजल्ट आता था क्लास 8, 9, 10 में, तो वो भी एक तरह का रिपोर्ट राइटिंग ही होता था कि साल भर आपको ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद आपका एग्जाम लिया गया, है ना, और उसके बाद आपको रिपोर्ट दिया गया। तो वो भी किस में आएगा बेटा, रिपोर्ट राइटिंग में ही आएगा, ठीक है। जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना तो उसके बाद भी रिपोर्ट राइटिंग होता है कि एक्सीडेंट का कारण क्या था, काउजेस क्या थे, इसको रोका जा सकता था कि नहीं रोका जा सकता था। तो रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही ज्यादा क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान आया, जैसे मानकर चलो कि पुलिस है, पुलिस भी क्या करता है बेटा, रिपोर्ट बनाता है। एफआईआर भी क्या एक तरह का रिपोर्ट है, जहां पे वो पूरे डिटेल्स को लिखता है ना, ताकि उससे भी बाद में याद रहे, और साथ ही साथ वो पॉइंट वाइज सारी चीज लिखता है ना बेटे। जैसे आप मान के चलो किसी को उधार दे रहे हो तो आप भी लिखते हो, तो वो भी क्या है बेटा, एक तरह का रिपोर्ट राइटिंग ही हुआ, ठीक है। जहां पर आप क्या करते हो बेटा, जो आउटकम्स हैं
जो आपने उसको ऑब्जर्व करा वो सारी चीजों को एक जगह पे लिखने को क्या बोलेंगे हम लोग, रिपोर्ट राइटिंग बोलेंगे। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मल भी होता है और आपका इनफॉर्मल भी होता है। इनफॉर्मल मतलब क्या, जो मैंने आपको बोला ना कि आप अगर किसी को उधार देते हो लिख कर रख लेते हो, तो किसी चीज को लिखकर याद रखना वही आपका क्या हो गया, एक तरह से रिपोर्ट राइटिंग हो गया। ठीक है, चलो बहुत टाइप्स के रिपोर्ट राइटिंग होते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है बेटा, फेसिबिलिटी रिपोर्ट। इसमें क्या करते हो बेटा, आप जो भी पोटेंशियल सक्सेस है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जब भोपाल मेट्रो का रिपोर्ट बना कि भाई आप यहां से बनाइए, इस जगह पे बनाइएगा तो इतना नुकसान होगा, तो वहां पे रिपोर्ट में क्या सारी चीजें लिखी हुई रहती कि अगर आप मेट्रो बनाते हो इतने पेड़ कटेंगे, इतने घर आपको तोड़ना पड़ेगा। तो वो जो रिपोर्ट राइटिंग है बेटा, वो फेसिबिलिटी रिपोर्ट होता है, जो थोड़ा सा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 19-20 भी होता है। फाइनल रिपोर्ट वो नहीं होता है, उस पर अपन सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बेटा, रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट जैसे मान को चलो कोई एमटेक कर रहा है तो वो क्या करता है, पहले रिसर्च करता है, एंड रिसर्च करने के बाद वो अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है थीसिस के थ्रू कि भैया हमने ये रिसर्च किया था और हमने इसमें ये देखा है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बेटा, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट। जो मैंने आपको बोला था, जो आपका रिजल्ट है वही आपका क्या है बच्चों, प्रोग्रेस रिपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद लेबोरेटरी रिपोर्ट है ना, जैसे आप कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हो तो जो रिपोर्ट आपको मिलता है कि हाँ भाई आप में इतनी खून की कमी है, वो लेबोरेटरी रिपोर्ट होता है। ठीक है ना, चलो उसके बाद अगर आप किसी डिजाइन को बनाते हो, डिजाइन रिपोर्ट हो गया। ठीक है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कि आप किसी चीज को देखकर उसका स्पेसिफिकेशन कर रहे हो कि भैया ये वाला इंजन है, इसमें इतना सीसी का मोटर लगा हुआ, ये तो ये सारे किस में आएंगे बेटा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के अंदर आएंगी। ठीक है, इतना याद रखो। बाकी अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है उसका भी अगर आप रिपोर्ट बनाओगे तो वो एक्सीडेंट रिपोर्ट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, इतने टाइप्स के रिपोर्ट राइटिंग हो गया। फटाफट से इसको नोट करो भैया, परसों पेपर है, हालत खराब है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट। भाई साहब देखो, क्लियर एंड कॉन्साइजनेस, रिपोर्ट राइटिंग में भी आपको क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर ये होना चाहिए और कॉन्साइज होना चाहिए। फालतू की चीजों आपको क्या करना है बेटा, अवॉइड करना है। ठीक है, चलो एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी, कि आप जिसके लिए बना रहे हो उसके लिए एकदम आपको क्लियर है कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्टिव है रिपोर्ट बनाने का। ठीक है, जैसे आप जब ब्लड टेस्ट करवाते हो तो वहां ऑब्जेक्टिव बताते हो कि ब्लड में आपको क्या टेस्ट करवाना है। अभी नहीं बस आप ब्लड दे रहे हो तो हाँ भाई कर दो, ऐसा नहीं है। आप ऑब्जेक्टिफाई करते हो कि हमें ये वाला रिपोर्ट चाहिए, है ना, शुगर हो गया, उसमें और भी चीजें होती, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो आप ब्लड दोगे, साथ में ऑब्जेक्टिफाई भी करोगे कि ये हमको रिपोर्ट में चाहिए। फिर क्या करेगा, उसी तरीके से वो रिसर्च करेगा। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद आपका फॉर्मेट एकदम स्ट्रक्चरल होना चाहिए। ठीक है, आपका ऑडियंस वो भी टारगेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कम से कम 4 से 5 पॉइंट, जैसे विजुअल एड्स मैंने बोले ना, है ना, रिपोर्ट में आप मान के चलो विजुअल एड्स होने ही चाहिए, जैसे कि आपका डायग्राम हो गया, चार्ट हो गया, इससे क्या होता है चीजें आराम से समझ में आती। ठीक है, और जो टोन है, अगर आप कभी रिपोर्ट राइटिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो लिखने का भी एक टोन होता है बेटा, वो प्रिसाइज होना चाहिए कि हाँ लगे कि हाँ भैया आप फॉर्मल चीजें लिख रहे हो। इनफॉर्मल वर्ड्स को अपन को क्या करना है, अवॉइड करना है। चलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए। अब आते हैं ग्रुप डिस्कशन में। देखो बेटा, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, एक तरह से समझ लो कि ये डिबेट ही है, लेकिन यहां पर ग्रुप डिस्कशन में क्या है, डिबेट मतलब वैसा डिबेट नहीं, जीतने के लिए नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन होता है ताकि जो हमारा स्पीकिंग स्किल्स है, हमारी बोलने की क्षमता है वो बढ़ सके, है ना, क्वेश्चन का जवाब देने की जो क्षमता है वो बढ़ सके। आजकल के कॉलेज में तो ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन भाई जब हम लोग पढ़ते थे ग्रुप डिस्कशन होता था सैटरडे को, और 2-2 3-3 घंटे होता था। टॉपिक दे दिया जाता तो हमें उस पर बोलना रहता था। ठीक है, उसके बाद क्रॉस चेक भी होता था, वहां सवाल जवाब भी होता था। इससे क्या है बेटा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन में क्या है, थोड़ा सा एक बात समझना कि डिबेट से थोड़ा अलग है। डिबेट में क्या अपन को जीतने के लिए करना होता है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में ऐसा नहीं। जो भी डिस्कशन हम लोग करते हैं अपने इंप्रूवमेंट के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। जो हमारे आइडियाज हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उनको शेयर करने के लिए करते हैं। ग्रुप डिस्कशन का ये कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि आपको वहां पे हीरो बनना है, आपको जीतना है। ठीक है, वहां पर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, अपने आइडियाज को दूसरों के साथ रखो। हो सकता है कुछ लोग आपके साथ एग्री करें, कुछ लोग एग्री नहीं करें। ठीक है, जैसे आप देखते होगा ना कभी कभी जब भाषण होता है वहां पे संसद भवन में, तो वो एक्चुअली में क्या होता है बेटा, वो ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, जहां पे सारे लोग आपस में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर बोल सकते हैं कि हाँ डिबेट हुआ, विन विन अपन करते हैं। लेकिन पहले जो चीजें होती है बेटा वो ग्रुप डिस्कशन में ही रहती है। जैसे अपन बोलते हैं ये इसके फायदे हैं, ये इसके नुकसान है। ठीक है, जब आप जीतने के स्पेसिफिक से क्या करोगे, डिस्कशन करोगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिबेट कहलाएगा। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन क्या है, थोड़ा सा डिबेट से क्या है बेटा, अलग है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए।
चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप डिस्कशन ये आप लिख लो, क्योंकि अगर ये आया ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप डिस्कशन तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा कि जी का मतलब क्या हो गया, जनरेटिंग आइडिया, आर का मतलब रिव्यूइंग पॉलिटिक्स एंड प्लान्स, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग हो गया, यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव हो गया, पी का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, उसी तरीके से डी का मतलब डिसीजन मेकिंग हो गया, आई का मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, एस का मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गया, सी का मतलब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया, एस का मतलब स्टडिंग केस हो गया या तो सोशलाइजिंग पीपल हो गया, आई का मतलब इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, ओ का मतलब ओननेस ऑफ ग्रुप पार्टिसिपेंट्स हो गया, और एन मतलब क्या हो गया बेटा, निगोशिएशन हो गया। इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव आया तो आप इसी तरीके से उसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्या है स्पीकिंग 1 to 1000 मास कम्युनिकेशन। देखो बेटा, मास कम्युनिकेशन जैसे अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं, इसे हजारों लोग देखेंगे, तो मेरा बोला हुआ चीज 1000 लोगों तक पहुंच रहा, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है स्पीकिंग 1000, है ना, ऐसे स्पीकिंग टू 1000, स्पीकिंग टू 1000। ठीक है, कि एक बंदा अगर 1000 लोगों से बात कर रहा है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, आपका मास कम्युनिकेशन बोला जाता है। जैसे न्यूज में अगर कोई एंकर कुछ बोल रहा है तो उनको लाखों लोग सुनते हैं, तो वही क्या हो गया, आपका मास कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, चलो, तो भाई इसमें भी देखो सिंपल सी बात है कि जो टोन होना चाहिए वो आपका फॉर्मल होना चाहिए, जो स्पीच है बेटा वो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आके बोल रहे हो, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस क्लियर ये भी होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप किसी बड़े ऑडिटोरियम में अगर आप किसी चीज को एड्रेस कर रहे हो, आप सेमिनार दे रहे हो, वहां पे क्या होना चाहिए बेटा, विजुअल एड का भी यूज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई सेमिनार हो रहा है तो वो आप समझ लो कि मास कम्युनिकेशन है। ठीक है, पब्लिक स्पीच जैसे कोई नेता वगैरह भाषण देता है, या तो जो मेरे लेक्चर्स हो गए, है ना, ये सारे किसके अंदर आएंगे बेटा, ये सारे मास कम्युनिकेशन के अंदर आएंगे। ठीक है ना, चलो, मॉक प्रेजेंटेशन। देखो बात समझो, जैसे मान लो ये मैं वीडियो बना रहा हूं, अब ये वीडियो क्या है, ये वीडियो फाइनल है। अब अगर मैं चाहूं, देखो एग्जाम अगर नहीं होता, या तो मैं पहली बार वीडियो बना रहा होता, तो मैं क्या करता बेटा, सबसे पहले प्रैक्टिस वीडियो बनाता। ठीक है, तो जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक तरह समझ लो वो क्या है बेटा, मॉक प्रेजेंटेशन। जैसे मॉक एग्जाम होता है ना, बोर्ड एग्जाम से पहले आपके स्कूल में करवाया जाता है एकदम बोर्ड की तरह माहौल, ताकि आप घबराओ मत। और ये इसलिए किया जाता है बेटा ताकि जो आपका कॉन्फिडेंट लेवल है वो बढ़ सके, है ना। ये जो आपका मॉक प्रेजेंटेशन है ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने के लिए बनाया जाता है। आप जब कॉलेज वगैरह में रहोगे 4th ईयर में, तो आपसे क्या करवाया जाएगा बेटा, पहले से इंटरव्यू का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, है ना। वो फाइनल इंटरव्यू नहीं होगा, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, लेकिन वो क्या है बेटा, एक तरह से प्रैक्टिस के लिए करवाया जाता है ताकि आपका जो फियर है वो हट सके। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ मॉक प्रेजेंटेशन भी क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस यहां पर क्या है कि चीजें रियल नहीं होती। आप अगर यहाँ पे अच्छा प्रेजेंटेशन भी दोगे तो आपका जॉब नहीं लगेगा, लेकिन इतना है कि आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा। अगर डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में बैठा दिया जाए तो आपको सवाल आते हुए भी क्या है बेटा, आप भूल जाओगे, है ना। इसलिए देखना, जब भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं फाइनल, तो पहले बहुत सारे एग्जाम्स ले लिए जाते हैं ताकि फाइनल एग्जाम का जो डर है वो आपके दिमाग से हट जाए। ठीक है, तो जब हम लोग किसी चीज को प्रैक्टिस के लिए करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मॉक प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, चलिए इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए, है ना। एकदम आप पढ़ोगे समझ में आपको आ जाएगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलो लोग अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग, गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के यूनिट नंबर 4 के बारे में। और आज हम लोग पूरा यूनिट नंबर 4 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ बेटा आपको क्या करना है, हेडिंग को याद करके जाना है। जो भी टॉपिक्स के हेडिंग है उसको आप याद करोगे और उसके अंदर का कंटेंट आप अपने वर्ड्स में लिखोगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए चीजों को समझो, हेडिंग्स को आप याद कर लो कि हाँ इस टॉपिक में ये सारे हेडिंग्स का यूज होना है, और उसके अंदर का कंटेंट आपको खुद से लिखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटा, प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। देखो बेटा, जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो, आप अगर किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले थोड़ा सा कंपनी को भी जान लेना है, उसका बैकग्राउंड भी आपको जान लेना है।
ताकि वो आपको क्या करेगा बेटा, इंटरव्यू में हेल्प करेगा। अगर आप कभी रेफरेंस देते हो कि हाँ सर मैं तो कंपनी को बहुत दिन से फॉलो अप कर रहा हूं, ये प्रॉफिट था, अगले साल ये लॉस था, तो इससे सामने वाले को लगेगा कि नहीं यार ये हमारी कंपनी को फॉलो अप कर रहा, मतलब ये इंटरेस्टेड है। तो आपको कभी भी इंटरव्यू में प्रिपरेशन करना है तो भाई साहब आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, आपको थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में जान लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिसर्च द एम्प्लॉयर। ठीक, चलो उसके बाद क्या है बेटा, एनालाइज द जॉब डिस्क्रिप्शन। देखो आप अगर कभी भी अप्लाई करते हो तो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको आपको एनालाइज कर लेना है पहले ही कि क्या आप उस जॉब के लिए फिट बैठ रहे हो या नहीं बैठ रहे हो, है ना। अगर मैं टीचर हूं और मैं कोडिंग के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन को चेक करना क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बेटा, मास्टर द स्टार मेथड। स्टार मेथड क्या कहता है कि जो पुराने आपके मान के चलो जो भी एक्सपीरियंसेस है उनका आपको क्या करना है, यूज करना है। किसके लिए यूज करना है बेटा, आपको सिचुएशन में उसका यूज करना है, जो भी टास्क आप बनाओगे उसके लिए यूज करना है, जो एक्शन आपको लेना है उसके लिए यूज करना है, और रिजल्ट टू आंसर के लिए आपको क्या करना है बेटा, इसका यूज करना है। ठीक है, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है उसको आपको क्या करना है, करेंट सिचुएशन में मानकर चलो अप्लाई करने को ही क्या बोलेंगे, मास्टर मेथड, जो कि होता है स्टार मेथड। ठीक है ना, चले मास्टर मेथड बोलो, स्टार मेथड बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब क्या है इसका कि भैया जो प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस है उसको करंट सिचुएशन में क्या करना, अप्लाई करना। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बेटा, प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली। प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली मतलब क्या है कि जो इस इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो भैया आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अब तो एआई में भी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, मोबाइल में एआई खोल के आप इंटरव्यू में प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। चाहे वो चैट जीपीटी हो, वहां पे लिखोगे कि मुझे प्रिपेयर करना इंटरव्यू के लिए, आप क्वेश्चन पूछो तो चैट जीपीटी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप जवाब दोगे, उसके बाद वो आपको रिजल्ट बताएगा कि कितना % आपने जवाब सही दिया, एक्यूरेट दिया, आपके क्या चांसेस है। तो अब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना थोड़ा सा आसान हो गया, आप एआई के थ्रू भी क्या कर सकते हो, इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जो हेजिटेशन है बेटा वो आपका दूर होगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके जो क्वेश्चंस है उनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, जैसे कोडिंग के लिए आप जा रहे हो बेटा, तो कोडिंग में जो भी सारी चीजें उसके लिए आपको फ्यूचर कोडिंग का क्या है, कोडिंग में चीजें क्या होती है, ये सारे आपको अच्छे से पहले प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, तो इतना आप कर लो, आपका काम बन जाएगा, 5-6 टॉपिक्स बहुत है। ठीक है, चलो इसको आप क्या कीजिए बेटा, फटाफट से पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या है बच्चों, देखते हैं क्या है, क्या है, क्या है, एसेसिंग योरसेल्फ। देखो बेटा एक बात समझना, जितना जल्दी आप खुद को पहचान लोगे उतना जल्दी आप कामयाब बनोगे। जैसे जब मैं बीटेक कर रहा था तो मैं पढ़ाता भी था, तो मुझे लगा यार पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है, तो मैंने बोला कि नहीं यार मेरा इंटरेस्ट तो टीचिंग की तरफ है, तो मैं क्या बन गया, मैं बन गया टीचर। उसी तरीके से बहुत ऐसे बच्चों को जैसे कोडिंग में आइडिया है कि नहीं यार कोडिंग उसको बहुत मन लगता है तो उसको कोडिंग में ही जाना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे जिनको एआई में इंटरेस्ट है, बहुत ऐसे बच्चे जिनको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है। तो आप अगर अपने हुनर को पहचान रहे हो, आपको जिस चीज में मजा आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, उसी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। तो खुद के पहचानने को कि आप अपने स्ट्रेंथ को जान रहे हो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, उसी को क्या बोला जाता है, एसेसिंग योरसेल्फ। जैसे मान लो अगर मैं किसी कॉलेज में जाता हूं तो मैं तो ये बोलूंगा ना कि भाई मुझे पता है कि मैं मैथ पढ़ा सकता हूं, मैंने खुद को एसेस करा और मैं बोल सकता हूं कि सर मैं मैथ्स अच्छा पढ़ा सकता हूं, है ना। मुझे कोडिंग मत दीजिए, मुझे कोडिंग मत दीजिए, मैं कोडिंग नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो मेरा क्या है बेटा, एक तरह से वीकनेस है। तो अगर आप अपने आप को पहचान रहे हो, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, एसेसिंग योरसेल्फ। ठीक है, इसके भी पॉइंट्स आप नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में अभी तो नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है, अगर पूछेगा भैया तो आप बता देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो आगे क्या है, ड्राफ्टिंग इफेक्टिव रिज्यूम राइटिंग। देखो यार रिज्यूम राइटिंग में आपने अभी तक तो बहुत सारा प्रैक्टिस करा भी होगा, और देखो रिज्यूम मेरे हिसाब से 1 पेज का होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो, मैं तो बोलूंगा पहले आप इसको नोट करो। ठीक है, क्या है बेटा, प्रोफेशनल समरी, अभी मैं वहां पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, इसको आप पहले नोट करो। जैसे ये एक रिज्यूम है, ठीक है, अगर रिज्यूम का क्वेश्चन आया तो मेरे हिसाब से ये वाला रिज्यूम आप 1 पेज में बना देना, और उसके बाद क्या करना, अपनी वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर देना। जैसे यहाँ पे आपका फोटो है बहुत प्यारा सा, उसके बाद आपका नाम,
जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करो वो जॉब टाइटल हो गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट यहाँ पर है, उसके बाद आपके इंटरेस्ट, उसके बाद कौन कौन सा लैंग्वेज आपको आता है, आपके स्किल्स, ठीक है। प्रोफाइल समरी, आपका क्या प्रोफाइल है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो गया आपका एजुकेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक पेज में आपने सारे डिटेल्स को दे दिया है ना। आप बहुत जगह देखोगे 2-3 पेज का, तो उतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो आपके रिज्यूम को देखेगा 2-2 3-3 पेज। तो कोशिश आपको ये करना कि एक ही पेज में आप अपने जॉब के बारे में जो भी बेस्ट आप दे सकते हो, जो आप बता सकते हो, आप एक ही पेज में बताने की कोशिश करो, है ना। तो ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये बहुत मान के चलो चलने वाला फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को प्लीज आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर रिज्यूम राइटिंग आया तो आप इस फॉर्मेट को लिखोगे अपने वर्ड्स में, है ना। यहाँ पे कॉन्टैक्ट आपको एग्जाम रिज्यूम करके बनाना, इंटरेस्ट आपको अपने हिसाब से लिखना, लैंग्वेज ये आपको अपने हिसाब से लिखना, स्किल्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, एजुकेशन आप अपना लिख देना, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो देखो ये सारी चीजें आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा, आपका जो प्रोफाइल समरी वो, है ना। तो इसको प्लीज आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर रिज्यूम राइटिंग आया तो इस फॉर्मेट को आपको लिखना है और इसी को क्या करना, फिर एक पेज में एक्सप्लेन करना, आपको पूरे 7 में से 7 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए बेटा, फटाफट से नोट कर लीजिए, है ना। ये बस हेडिंग्स नोट कर लो, है ना। ये जो हेडिंग्स है ना, कहाँ पे क्या है ये नोट कर लो। इसके अंदर का कंटेंट मुझे पता है कि आप लिख लोगे इतना तो मुझे आप पर भरोसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रेस, डेकोरम एंड डिलीवरी टेक्निक। देखो बेटा, ड्रेस आपका मतलब मान के चलो अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका ड्रेस फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। कोशिश आपको ये करना चाहिए बेटा कि आप एक लाइट मतलब हल्का फुल्का जो लाइट ड्रेस होता है, ज्यादा नहीं कि भैया अपन ऐसा जैसे पार्टी वेयर ड्रेस पहन के, ऐसा नहीं, एकदम फॉर्मल ड्रेस आपको पहन के जाना है। डेकोरम का मतलब क्या होता है बेटा, बिहेवियर, है ना। बिहेवियर में क्या क्या चीज आ गई बेटा, कॉन्फिडेंस, कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कैसे बैठे हो, बैठने के तरीके से भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है। साथ ही साथ बेटा आपका पंक्चुअलिटी, अगर कहीं पर आपको कोई काम है तो आप टाइम पर पहुंचो, है ना। इससे ये पता चलता है कि नहीं यार ये वाला जो एम्प्लॉय है ना, ये क्या है, थोड़ा सा मानकर चलो पॉजिटिव है। तो आपको कोशिश ये करना है बेटा कि आप टाइम के क्या रहो, पंक्चुअल हो, क्योंकि जो टाइम की वैल्यू नहीं करता फिर आगे चल के कंपनी उसका वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो देखो ड्रेस के बारे में मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है। डेकोरम का मतलब क्या होता है, बिहेवियर। बिहेवियर का पॉइंट आप नोट कर लेना, कॉन्फिडेंस हो गया, पंक्चुअलिटी हो गया, इंट्रैक्शन हो गया कि जब आप लोगों से मिलो, है ना, आप में थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए कि नहीं यार आप हाय हेलो कर रहे हो, मतलब ज्यादा भी नहीं कि आप घर की बातें करने लग जा रहे हो, नहीं, आपको थोड़ा सा क्या रहना है बेटा, प्रोफेशनल रहना है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है बेटा, डिलीवरी टेक्निक। देखो डिलीवरी टेक्निक में क्या है, आपका सबसे पहला आई कांटेक्ट। आपको ये कोशिश करना है कि जिससे के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो कम से कम 80% आपका आई कांटेक्ट है ना। मतलब जो भी आप बोल रहे हो, अगर 1 घंटा आप मान के चलो किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो तो कम से कम 80% आपका आई कांटेक्ट सामने वाले के पास ऊपर होना चाहिए, ताकि सामने वाला भी क्या करे बेटा, कंसंट्रेट करे। अगर आप इधर उधर देख के बातें करोगे तो सामने वाला आपको ज्यादा सीरियस नहीं लेगा। तो आपको आई कांटेक्ट बनाकर क्या करना है बच्चों, बातें करनी है, ठीक है। चलो उसके बाद वॉइस मॉड्यूलेशन, जहां पे आपको लगता है कि आपका वॉइस थोड़ा लाउड होना चाहिए वहां पे लाउड करोगे, जहां पे आपको लगता है कि नहीं आपका वॉइस थोड़ा सा कम होना चाहिए, लो होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है बेटा, अपने वॉइस को भी कंट्रोल करना है, ठीक है। रेट एंड पेसिंग, कहीं कहीं पे आपको जल्दी जल्दी बोलना है, कहीं कहीं पे आपको रुक कर ठहराव देकर बोलना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी बेटा, डिलीवरी टेक्निक्स में, ठीक है। चलो इसको भी आप नोट कर लो, है ना। हेडिंग्स आप प्लीज, है ना। ड्रेस में क्या हो जाएगा बेटा, प्रोफेशनलिज्म, फॉर्मेलिटी एंड ग्रूमिंग, है ना। यहां हो गया आई कांटेक्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन, रेट पेसिंग और नॉन वर्बल्स। नॉन वर्बल्स क्या होता है बेटा, नॉन वर्बल्स होता है कि जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे हाथ हिल रहे, मेरा पोस्चर है, ठीक है, मेरी आंखें हैं, नॉन वर्बल मैंने आपको बताया, इसका भी आपको क्या करना है, प्रॉपर ध्यान दे। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करके थोड़ा सा मेरा पोस्चर आगे पीछे हो रहा है, जो मुझे क्या करता है बेटा, कॉन्फिडेंट देता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके लेक्चर लूँ तो मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा अपन को नॉन वर्बली भी क्या रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसको आप फटाफट से नोट कीजिए, हो जाओगे पास, घबराना नहीं है ना। हैंडलिंग इंटरव्यूज के लिए देखो जो मैंने बताया था ना वही है, फिर से था तो मैंने चलो कर दिया यार, नोट करो इसको। पता नहीं एक एक टॉपिक को 2-2 बार क्यों दे देता है यूज ऑफ नॉन वर्बल ड्यूरिंग इंटरव्यू। देखो भाई साहब, जो आप मुंह से बोल रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में नॉन वर्बल का भी क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट एक इंटरव्यू के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
कि आप किस तरीके से बैठे हो, आप कितना स्माइल कर रहे हो, आप सामने वाले से कितना आई कांटेक्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें किस में आती है बेटा, नॉन वर्बल्स में आती है। तो आपका नॉन वर्बल यूज इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे पोस्चर एंड पोजिशनिंग, आपको ढंग से बैठना है ताकि आप कॉन्फिडेंट दिखो। साथ ही साथ आई कांटेक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको क्या रहना है बेटा, आई कांटेक्ट लगा कर रहना है और थोड़ा काम रहना है, ऐसा नहीं कि आप हिल डुल रहे हो। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इंटरव्यू में। ठीक है, चलो हैंड गेस्चर एंड आर्म्स, जैसे आपका हैंड गेस्चर कैसा, आपने अपने हाथ को कैसा रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है बेटा, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, है ना, इस वाले पॉइंट को आप रहने दो। ठीक है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, अगर आप मान के चलो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अपने लेग्स को हिलाना नहीं है ना, अपने बालों से भी डिस्ट्रैक्ट आपको नहीं, उसने तो हाँ बेटा बाल आपको अच्छे से झाड़ के जाना चाहिए। हो सकता है कि आप बार बार इंटरव्यू में कुछ बोल रहे हो, आपका बाल नीचे गिर रहा है, तो इससे क्या होता है बेटा, डिस्ट्रैक्शंस होता है। ठीक है, अपने पैरों को भी आपको नहीं हिलाना है। ठीक है, आप एकदम अच्छे पॉस्चर में बैठो, रिलैक्स होकर बैठो, है ना, पैरों को हिलाना, बालों का गिर जाना, ये आपको क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बेटा, अपीयरेंस एंड फर्स्ट इंप्रेशन। देखो बेटा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो भैया जो भी आपके कपड़े वगैरह है ना, वो थोड़ा साफ सुथरे हो, है ना, बढ़िया से आयरन किया गया हो, तो भैया होता है ना, आप देखना कभी शादी वादी के लिए जाओगे तो हम तैयार होकर जाते हो, तो उसी तरीके से इंटरव्यू के लिए भी आपको तैयार होकर जाना है भैया। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। चलो आगे देखते हैं क्या है। चलो बेटा अब बात करते हैं हैंडलिंग टर्बुलेंस ड्यूरिंग इंटरव्यू, कि अगर आप इंटरव्यू में घबरा गए तो आपको क्या करना है। देखो भैया एक सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा हूं, पूरा आंसर उसी के आसपास घूमेगा। सामने वाले को भी पता है कि अगर आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप घबराओगे ही घबराओगे, लेकिन अगर आप घबरा गए, पैनिक कर गए, उस समय आपको क्या करना है बेटा, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, अपने आप को थोड़ा सा समय देना है, और आपको क्या करना है बेटा, जोर जोर से थोड़ा सांस लेके अपने आप को कूल डाउन करना है। ठीक है, ये पूरा आंसर इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि अगर आप कभी घबरा गए तो आपको क्या करना, रुकना है ना, रुक कर सांस लेना है, सोचना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना बेटा, आपको कंटिन्यू करना, भागना नहीं है वहां से, कि अगर आप घबरा गए कभी इंटरव्यू में तो आप भाग रहे हो, ये वाला काम आपको नहीं करना। आप रुक कर सांस लेकर अपने आप को क्या करोगे, नॉर्मल करोगे, क्योंकि तो सामने वाला भी तो जान रहा ना कि आप पहली बार इंटरव्यू देने आ रहे हो, तो घबराहट तो होगा। अगर मैं किसी नॉलेजेबल इंसान को यहाँ पे खड़ा कर दूं कैमरे के सामने और बोलूंगा बोलो, तो होता क्या है बेटा कि घबराहट से, कैमरा फेस करने की घबराहट से उसको आता रहेगा तो भी वो नहीं बोल सकता। ठीक है, तो ये मैं भी जानता हूं, तो जो इंटरव्यू लेता है वो भी जानता है कि बच्चे थोड़ा सा कभी कभी घबरा जाते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना भैया, उठ के भाग नहीं जाना कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं, आपको अपने आप को दोबारा मौका देना है। ठीक है, चलो तो ये आंसर पूरा इसी के इर्द गिर्द क्या होता है बेटा, घूमता है। ठीक है, अपने बॉडी लैंग्वेज को भी क्या करना है बेटा, थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना है। कुल मिलाकर आपको घबराना है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको क्या करना, अपने आप को कंट्रोल करना, थोड़ा सा रुकना है, अपने बॉडी लैंग्वेज को भी क्या करना, थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है बेटा, ग्रुप डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, है ना, इवेलुएट कैंडिडेट, ये ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से आप अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को क्या करते हो बेटा, चुन लेते हो। टीम वर्क एंड लीडरशिप, इससे क्या होता है बेटा, ग्रुप डिस्कशन से जो टीम लीडरशिप है ना, वो होता है कि एक साथ बहुत लोग मिलकर जो काम करते हैं ना, तो वो क्या होता है, एक तरह से स्ट्रांग होता है ना। चलिए उसके बाद क्या है बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो खैर ये है, तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव हो गया किसका, ग्रुप डिस्कशन का। इसके बाद क्या है बेटा, ग्रुप डिस्कशन का मेथड क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले तो सेटअप करना, उसके बाद आपको स्टेज बनाना बढ़िया बेहतरीन, जहां पर आप क्या करोगे बेटा, ग्रुप डिस्कशन करोगे, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन का जो टाइप्स होता है, ठीक है, जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे क्या है, फैक्चुअल है, ओपिनियन बेस्ड है, ये सारे टाइप्स है कि आपको किस पे क्या करना है बेटा, ग्रुप डिस्कशन करना है। ठीक है, आपको फैक्चुअल चीजों पे करना है, या तो आपको अपना ओपिनियन देना है कि हाँ यार ऐसा देश में हो रहा है, ये आपके हिसाब से कैसा है। ठीक है, तो ओपिनियन बेस्ड भी हो सकता है और फैक्चुअल भी हो सकता है, मतलब आपको फैक्ट में बात करना पड़ेगा कि अरे पहले तो ऐसा हुआ था, ये ना फैक्ट पे, है ना, कि पहले तो आपका जीडीपी ऐसा था, अब देश का जीडीपी ऐसा हो गया, तो ये हो गया फैक्चुअल, जहां पर आप फैक्ट को लेकर क्या कर रहे हो, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो। ठीक है, ओपिनियन में क्या, ओपिनियन सबका अलग अलग हो सकता है कि यार मेरा तो ये मानना है, ऐसा होना चाहिए, किसी का कुछ और मानना हो सकता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा बेटा, ये मेथड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए तो ऑब्जेक्टिव एंड मेथड, इसको आप नोट कर लो। मैंने क्या बोला, हेडिंग्स आपको ध्यान में रखने हैं, फिर से बोल रहा हूं, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, आपका हेडिंग भैया। फोकस,
जब भी आप ग्रुप डिस्कशन में बैठो आपका फोकस होना चाहिए, आप अच्छे से चीजों को सुनोगे, अपना कंट्रीब्यूशन भी आप दोगे, ठीक है। बिहेवियर का आपको बहुत ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप अपना टेम्परामेंट खो दो, ठीक है। और आपको जो समय मिलेगा उसका आपको अच्छे से मैनेजमेंट करना है। तो ये हो गया आपका फोकस के 4 पॉइंट्स, ठीक है। कंटेंट देख लो बेटा, कोई रिलेवेंस कंटेंट हो सकता है जो डायरेक्ट किसी चीज को टारगेट कर रहा हूं, एविडेंस बेस्ड भी हो सकता है और बैलेंस्ड व्यूज भी ये हो सकता है, ठीक है। ये हो गया कंटेंट कि आप किस पे मेरा प्यारा बच्चा ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, आप एविडेंस बेस्ड वाले पे कर रहे हो, है ना, या आप फैक्चुअल किसी चीज पे कर रहे हो, है ना। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, कंटेंट के अंदर आएंगे। इसको आप नोट कीजिए फटाफट। हेडिंग तो भैया याद करके जाना, मैं फिर से बोल रहा हूं। स्टाइल में देख लो, कॉन्फिडेंट एंड क्लियर, आपका जो थिंकिंग है वो सही होना चाहिए, है ना। रिस्पेक्टफुल क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए किसी के साथ भी आप अगर बात कर रहे हो तो वो रिस्पेक्टफुली आप बात करोगे, है ना। ये नहीं कि आप तू तड़ाक करने लग जाओ न्यूज चैनल की तरह, ठीक है। आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट स्किल्स में आपका क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए कि आप दूसरे से थोड़ा अलग सोचो, है ना। जो सोच हो वो सही होना चाहिए, है ना। कंस्ट्रक्टिव डिएग्रीमेंट, अगर किसी से आप डिसएग्री कर रहे हो तो वो आपको रोकना है उससे, तो बहुत कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कह रहे मैं नहीं मानता, आप फैक्ट के साथ क्या करोगे, उसको रोकोगे, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो इसके लिए प्लीज 2 ही पॉइंट करके जाना, बाकी ये पॉइंट थोड़ा सा टफ है तो इनको आप रहने दे सकते हो, ठीक है। इसको आप नोट कर लो फटाफट। चलो, उसके बाद क्या है बेटा, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन मतलब जैसे मैं आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूं, ये एक जीता जागता एग्जांपल है प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन का। मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, क्या प्रेजेंट कर रहा हूं, यूनिट नंबर 4। तो अगर आप कभी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन करते हो तो उसके लिए जरूरी क्या है बेटा, आपका ऑडियंस अवेयरनेस होना, कि आपका ऑडियंस सुनना क्या चाहता है। जैसे कल पेपर है तो मैं आज वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि मेरा बच्चा ये सुनना चाहता है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑडियंस अवेयरनेस बोलेंगे, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जो आप डिलीवरी कर रहे हो वो क्या होना चाहिए बेटा, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। इधर उधर की बातें करने से अपन को क्या करना है, बचना है, ठीक है। कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ आपका प्रिपरेशन भी अच्छा होना चाहिए। अभी तक तो ये एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो, इसको नोट करो। लास्ट देखो, ये यूनिट नंबर 3 का वोकैबुलरी एंड पैरा लैंग्वेज। देखो, पैरा लैंग्वेज क्या होता है, जैसे बोलना तो चाहिए प्लीज, लेकिन हम लोग कभी कभी बहुत प्यार से बोलते हैं ना प्लीज, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, टोन को चेंज करते हैं। बोलना तो अपन को प्लीज चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी प्यार से बोलते हैं ना प्लीज, थोड़ा सा ये देखिए प्लीज, वर्ड्स को सुंदर बनाने के लिए। तो उसी को क्या बोला जाता है बेटा, उसी को बोला जाता है आपका पैरा लैंग्वेज, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसी वर्ड के टोन, पिच और वॉल्यूम को क्या करते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। प्लीज आप मेरा ये काम कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज, थोड़ा सा मतलब अगर जोर दिया जाए, है ना, थोड़ा सा रिक्वेस्टिव टोन हो जाए, थोड़ा सा प्यारा टोन हो जाए, है ना। आप एक देखना एक बात, अगर आप कभी सेल्समैन के पास जाओगे, कभी मान के चलो कार वार खरीदने के लिए ना, तो जैसे मैं कार ले रहा था तो कार में क्या 10 दिन की डिलीवरी लेट थी मेरी, कि आजकल हो रहा था। तो मैं घर से तो गुस्से से जाता था कि अरे यार मैं अब जाके बोलूंगा क्यों नहीं दे रहे हो कार, ऐसा वैसा। लेकिन वहां जब जाते थे, करण सर से बात होती थी, तो बड़ा काम टोन में, सर हो जाएगा सर, बड़ा टोन एकदम मेंटेन, मतलब आप उनके टोन से आपका गुस्सा क्या हो जाता है बेटा, शांत हो जाता है। तो वो किसका यूज करते थे, पैरा लैंग्वेज का, जहां पे टोन के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं। मैं गुस्से में ही जाता था, सर सर प्लीज बैठिए ना सर, सर चाय वाय लाइए सर, सर सर उस पर अपन बात करें सर, थोड़ा सा करके, है ना, प्यार से चीजों को गुस्सा ठंडा करके। डेली अपन जाते थे, पेप्सी वेप्सी पी के आ जाते थे, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, पैरा लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। चलिए, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखते हैं यार यूनिट नंबर 5 का क्या होता है। फिलहाल इतने टॉपिक्स तो अपन ने कवर अप कर दिए, अगर ऐसा लगा यूनिट नंबर 5 की जरूरत है तो वो भी अपन बना देंगे, उसके लिए भी वीडियो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग, गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के यूनिट नंबर 5 के बारे में। इससे पहले 1 2 3 4 यूनिट हम लोग कवर अप कर चुके हैं, और आप बोलोगे सर अब तो ब्रेन हमारा फुल हो चुका है, तो यूनिट 5 हम लोग पूरा कवर अप नहीं करेंगे। 1 से 2 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसी को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कॉमन एरर इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, कि हम लोग लिखने में और बोलने में क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या एरर होता है। देखो बेटा, बोलने में हो चाहे लिखने में हो, ग्रामर मिस्टेक होता ही है। तो ये लो भैया,
ये लो भैया, पहला पॉइंट आपको मिल गया। अगर आप लिख रहे हो तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, अगर आप बोल रहे हो तो प्रोनाउंसिएशन आपका गलत हो सकता है। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद क्या है आपका यूज ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज। अगर आप लिखने में कोई ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहे हो जो इनफॉर्मल है तो वो भी किसके कैटेगरी में आएगा, एरर के कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अगर आप किसी कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो तो वो भी आपका राइटिंग मिस्टेक ही होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं स्पीकिंग में और क्या हमारे पास। कौन सा इजी बताऊं, हाँ, ओवर यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स। अगर आप टेक्निकल टर्म्स का ओवर यूज करते हो, ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हो, तो वो भी आपका क्या होगा बेटा, स्पीकिंग मिस्टेक कहलाएगा। ठीक है, और अगर आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, गलत है, आपका आई कांटेक्ट अच्छा नहीं है, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, थोड़ा डल टाइप का है, थके थके से आप लग रहे हो, है ना, तो वो भी आपके स्पीकिंग मिस्टेक के अंदर ही आता है, स्पीकिंग एरर के अंदर ही आता है। तो दोनों के 4-4 पॉइंट आप कर लो। अगर एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन आया तो भैया 8 पॉइंट आप लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको आप नोट कीजिए। चलो उसके बाद क्या है बेटा, डिफरेंस बिटवीन राइजिंग टोन एंड फॉलिंग टोन। देखो जब हम लोग बोलते हैं तो एक होता ना आवाज, जो हमारा राइज हो रहा, नीचे से ऊपर की तरफ पिच जा रहा हो, जो हमारा पिच है बेटा वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, लाउड हो रहा है, मतलब लो से हाई की तरफ जा रहा है हमारा बोलने का पिच। ठीक है, तो वो क्या होगा, राइजिंग टोन कहलाएगा। ठीक है, और अगर हमारा पिच हाई से लो की तरफ जा रहा है, कि पिच हाई था उससे लो की तरफ जा रहा है बेटा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फॉलिंग टोन कहलाएगा। ठीक है, और फॉलिंग टोन ही क्या करता है, हमारे सेंटेंस को एक तरह से कंप्लीट करता है ना। और राइजिंग टोन जो होता है बेटा वो सेंटेंस को कंप्लीट हमारा नहीं करता है। कभी कभी एग्जाम में आप जाओगे तो सिर्फ आपसे टोन पूछ देगा, तो अगर आपसे सिर्फ टोन पूछता है तो आप दोनों चीजों को अच्छे से डिफाइन कर देना कि टोन 2 टाइप का होता है, एक आपका राइजिंग टोन, एक आपका फॉलिंग टोन, है ना। इन 2 टोन से अपन क्या करते हैं बेटा, स्पीक करते हैं, है ना। जहां पे मान के चलो पिच लो से हाई होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, राइजिंग टोन हो जाएगा। अगर हमारा पिच हाई से लो होगा तो हमारा फॉलिंग टोन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, है ना, थोड़ा बहुत ध्यान में रहेगा तो अगर एक आध क्वेश्चन आ गया तो आप लिख पाओगे। ठीक है, ये यूनिट नंबर 2 या 3 का था, टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, इसको आप प्लीज नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम में आया टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन तो कम से कम 3 से 4 आपको दिखाने पड़ेंगे। एक आपका प्रेजेंटेशन हो गया मोटिवेशनल, जिस प्रेजेंटेशन को आपने बनाया दूसरों को मोटिवेट करने के लिए, तो वो आपका मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन हो जाएगा, है ना। एक आपने प्रेजेंटेशन बनाया डिसीजन मेकिंग, जिसको देखकर आपको ये डिसीजन लेना कि हाँ यार ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन बोलेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन। जैसे मान के चलो कि जब कोई मीटिंग होता है तो वहां पे ज्यादातर प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन ही होता है, जहां पे बताया जाता है कि देखिए सर हम लोग पहले यहाँ पे थे, उसके बाद हमारा ये प्रोग्रेस हुआ, हम यहाँ पे चले गए। ठीक है, तो ये आपका किसमें कहलाएगा बेटा, प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इंफॉर्मेटिव, जैसे ये वाला जो प्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन है, क्योंकि आपको मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 3 से 4 प्रेजेंटेशन टाइप्स आपको याद रखना है। अगर टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन आया तो हेडिंग आपको प्रॉपर लिखकर इसे अपने वर्ड्स में क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, चलिए भैया, तब मेरे तरफ से आप सभी को आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। खाली पेज कोई भी छोड़कर नहीं आएगा, जो भी चीजें आपको समझ में आ रहा है, आपका जो ब्रेन बोल रहा है कि नहीं यार ये हो सकता है, तो आप उससे जरूर लिखना। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।